और कोर्ट ने कहा ऐसे केस में जब कोई लिटिगेशन हो पेनल्टी लगनी चाहिए। सोली सोराब जी वाजपेयी सरकार के अटॉर्नी जनरल थे। 3 रूल्स बताए उन्होंने पीआईएल के। ड्यूबियस पीआईएल थ्रेशहोल्ड पर रिजेक्ट होनी चाहिए विद एग्जेम्पलरी कॉस्ट। एग्जेम्पलरी कॉस्ट लग सकती है इनके ऊपर जिस तरह की पीआईएल इन्होंने फाइल की, और ये एडमिट नहीं होगी। हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सो फाइनली वसीम रिजवी की पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया और सुनने से इनकार किया। और जिस तरह से मैंने लिखा था अपने आर्टिकल में और आपके वीडियोस में बताया था कि ये एक फ्रिवलस पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है और इस पर सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट लगा सकती है, तो 50,000 की कॉस्ट लगी। ये जो ऑर्डर आया है ये बेंच लेट बाई रोहिंटन फाली नारीमान थे। इसमें उनके साथ थे जस्टिस BR गवई, जस्टिस ऋषिकेश रॉय। और मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी कामयाबी है जो वसीम रिजवी को मिली। अब ये बात आपको कोई टीवी चैनल और कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा। सब के सब ये कहेंगे कि वसीम रिजवी की बहुत बड़ी डिफीट हुई। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह इस पेटिशन का एट द थ्रेशहोल्ड डिसमिसल एक तरह से कामयाबी है वसीम रिजवी की। देखिए, मैंने अपने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी ये बात लिखी थी कि जब भी कोई पीआईएल फाइल होगी तो उस पीआईएल में जो क्रेडेंशियल्स होंगे पेटिशनर के, उनको देखा जाएगा। और ये क्रेडेंशियल्स देखना सुप्रीम कोर्ट की कंसिस्टेंट लाइन ऑफ जजमेंट्स है। कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि इंपेकेबल कैरेक्टर और इंटीग्रिटी का आदमी होना चाहिए, जेन्युइन एक्टिविस्ट होना चाहिए। He has to come with clean hands and clean heart। अगर इस पेटिशन पर आज नोटिस इशू हो जाता तो जब अगली बार बहस होती तो वसीम रिजवी के कैरेक्टर पर, क्रेडेंशियल्स पर, इंटीग्रिटी पर जितना मटेरियल अवेलेबल है वो सब कोर्ट को बताया जाता। इस पेटिशन में मैं पहले ही कह चुका हूं डिसमिसल के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अगर नोटिस होता तो जो पब्लिक रिजेंटमेंट होता, अफरा तफरी मचती, वो तो अपनी तरफ, लेकिन वसीम रिजवी के बारे में फिर डिबेट होती अगली हियरिंग में। तो ये उनकी जीत है कि उनके ऊपर जो जाती तौर पर सवालात कोर्ट के सामने रखे जाते और उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस एज चेयरमैन शिया यूपी वक्फ बोर्ड कोर्ट को बताई जाती, और जो सीबीआई के केसेस उनके खिलाफ हैं वो कोर्ट को बताए जाते, उससे वसीम रिजवी बच गए। मैं समझता हूं उनके लिए ये 50,000 का कॉस्ट लगना एक बहुत लाइट सजा है। अब आइए जरा सा बात को समझते हैं थोड़ा और आगे बढ़कर, और इसको मैं ये समझता हूं कि हमारे उलमाए किराम की भी जिम्मेदारी है कि वो इस सवाल का जवाब दें और लोगों को अवेयर कराएं कि क्या वाकई ये जो 26 वर्सेस हैं इसमें उस तरीके की वायलेंस और टेररिज्म करने को कहा जा रहा है जैसा वसीम रिजवी ने क्लेम किया। देखिए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज फॉल्स प्रोपेगेंडा मिथ्स चलाए जाते हैं, जो कमेंट्स आए हैं मेरे वीडियोस के बारे में, जिस तरह की अपोजिशन आई है खास सेगमेंट से हमारी पॉपुलेशन के, उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो ये समझते हैं कि वसीम रिजवी की पेटिशन सही थी और कुरान में ऐसी 26 वर्सेस हैं जो टेररिज्म और वायलेंस की बात कर रही हैं अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। ये जिम्मेदारी अब मुस्लिम क्लर्जी की है
कि वो बताए उन वर्सेस की कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो बताए कि वो वर्सेस लॉज ऑफ वॉर के बारे में है। मैंने एक वीडियो बनाकर 6 वर्सेस के बारे में बता दिया और बाकी 20 बची हुई वर्सेस के बारे में मैं और वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि गो के ये मैं समझता था एक थियोलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि कुरान क्योंकि एक सोर्स ऑफ लॉ है इस्लामिक लॉ का, तो ये एक लीगल क्वेश्चन भी है। तो मैं वो काम जो कोर्ट में नहीं हुआ उसको करने की कोशिश करूंगा। 6 वर्सेस के बारे में आपको बता चुका हूं तफसीलात, वो वीडियो आप देख लीजिए। लेकिन बाकी 20 वर्सेस के बारे में भी हम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब एक मुद्दा जो वसीम रिजवी ने रेज किया उसको समझने की जरूरत है। वसीम रिजवी ने यह क्लेम किया कि ये जो वर्सेस हैं इनकी वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में आतंकवाद कर रहे हैं और टेररिज्म कर रहे हैं, और इसलिए अगर टेररिज्म को रोकना है तो इन वर्सेस को कुरान से डिलीट किया जाए। गो के इतना अनश्योर ये पेटिशनर और इनके वकील आर के रायजादा रहे कि जब जस्टिस रोहिंटन नारीमान ने उनसे पूछा आर यू सीरियस, तो उसने ये नहीं कहा कि इन 26 वर्सेस को कुरान से निकाल दिया जाए, बल्कि वो मदरसों पे चले गए। आपको मालूम है कि मदरसों के बारे में भी वसीम रिजवी कुछ ना कुछ बातें पहले कहते रहे हैं। यानी पेटिशनर ने आर्गुमेंट शुरू होते ही एडमिशन स्टेज पर ही कंसीड कर दी बहुत बड़ी ग्राउंड, और सिर्फ इतने पे रह गए वो कि मदरसों में गलत बातें सिखाई जा रही। देखिए, टेररिज्म एक बहुत सीरियस जुर्म है इंडिया में और पूरे विश्व में। कोई मुसलमान अगर वो टेररिज्म कर रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये कुरान ने मुझसे कहा करने को, और क्योंकि कुरान ने कहा इसलिए मुझे सजा मत दो। टेररिज्म को ऑलरेडी एक सीरियस पनिशेबल कैपिटल ऑफेंस बनाया जा चुका है, और एक लॉ नहीं है, बहुत से ऐसे लॉज हैं। टाडा बनाया गया, पोटा बनाया गया, यूपा बनाया गया, यूपा में अमेंडमेंट्स किए गए। यानी आज गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है। जब किसी मजहब की किसी बात को एक मॉडर्न लीगल सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, वो ये नहीं कहता ये चीज वेदास से निकाल दो, उपनिषद से निकाल दो, मनुस्मृति से निकाल दो, कुरान से निकाल दो, बाइबल से निकाल दो, ये मुमकिन नहीं है। फिर क्या करता है लीगल सिस्टम? देखिए, हमारे इंडियन लीगल सिस्टम ने यह नहीं कहा कि अनटचेबिलिटी हिंदू स्क्रिप्चर से निकाल दो, सती को हिंदू स्क्रिप्चर से निकाल दो, नहीं, सती एबॉलिश कर दी। अगर कोई सती करेगा, सती को ग्लोरीफाई करेगा, उसे सजा होगी लॉ के तहत। अगर कोई अनटचेबिलिटी करेगा तो हमने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया, और फिर SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बहुत सख्त बना दिया। इसी तरह टेररिज्म और वॉयलेंस को हमारा लॉ प्रोहिबिट करता है। अगर कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर टेररिज्म और वॉयलेंस को इनकरेज भी करती हो, तब भी किसी शख्स को यह राइट नहीं है कि वो उसको जस्टिफाई करे अपने रिलीजन के नाम पे। यह क्रिमिनल लॉ का मामला है, इसमें रिलीजन इररेलेवेंट है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस तरह की पिटीशन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में भी गई, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने न सिर्फ यह कहा कि अगर यह पिटीशन मानी गई तो इसका मतलब होगा एबॉलिशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन,
क्योंकि इस्लाम एग्जिस्ट नहीं कर सकता कुरान के बिना। कोर्ट ने यह बात मानी कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी अभी तक कुरान की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन इस पेटिशन की वजह से डिस्टर्ब हो गई। और जस्टिस डी.के. सेन और एस.के. सेन ने नवंबर 24, 1985 में कहा, मैं पढ़ रहा हूं उनके जजमेंट से, वी होल्ड दैट कोर्ट्स कैन नॉट सिट इन जजमेंट ओवर द कुरान और द कंटेंट्स thereof in any legal proceedings. Such adjudication of religion itself is not permissible. Similarly, the courts cannot and will not adjudicate on theories of philosophy or of science or scientific principles. ये मुद्दे अदालतों के नहीं हैं। और कोर्ट ने यह कहा कि ये जो पेटिशन फाइल हुई है, अब ये पेटिशन जो है ये ब्लास्फेमी अपने आप में कर रही है। ये 295 में आ गया। ये जो पेटिशन फाइल हुई है, इससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खतरा है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके के कुछ डिमांड्स आ रही हैं कि वसीम रिजवी को अरेस्ट किया जाए, ये अच्छी चीज नहीं। वसीम रिजवी का एक राइट था कि वो हमारी कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाएं। उन्होंने उस राइट का इस्तेमाल किया। कोर्ट का ये राइट था कि वो ऐसी फ्रिवलस, मोटिवेटेड, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन को पहले ही दिन रिजेक्ट कर दे, डिसमिस कर दे, कॉस्ट लगा दे। वो कोर्ट ने कर दिया। अब इस मैटर में वसीम रिजवी को बुरा भला कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर रियल काम करना है, समाज में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो वो पेटिशन जिसका एक एंड हो चुका लॉ कोर्ट में, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन लोगों के माइंड में होना चाहिए। इसलिए एफर्ट यह होना चाहिए कि उन वर्सेस पर डिस्कशन हो और जिनको कंफ्यूजन है उन्हें बताया जाए कि ये इसकी कॉन्टेक्स्ट है, ये इसका मीनिंग है, इस वर्स की रेलिवेंस इस वक्त थी, ये जनरल रूल नहीं है। आज भी लॉ ऑफ पीस इंटरनेशनल लॉ में और लॉ ऑफ वॉर अलग अलग होता है। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी बनती है हमारे समाज की, हमारे इंटेलेक्चुअल्स की, हमारे क्लर्जी की, कि अगर किसी को भी डाउट है, उसके डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाए। वसीम रिजवी को टारगेट करना, उसको बुरा भला कहना, ये एक लीगल सिस्टम के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं समझता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।